नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है मेंसुरेशन, क्लास 10th के मेंसुरेशन वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है। तो पिछले क्लास में हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्या, व्यास, इस सब के बारे में हम अध्ययन किए थे। तो आज का जो क्लास है और उसके बाद जो था 12.1 चैप्टर को हम देखे थे। उसके बाद आज हम देखेंगे अर्धवृत्त, तिर्यखंड, चाप की लंबाई और वृत्तखंड के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। तो अर्धवृत्त सेमी सर्कल क्या होती है। ये एक वृत्त बना लेते हैं पहले। ये क्या है, एक वृत्त है। थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ये एक वृत्त है और ये इसकी व्यास इस तरह से। तो ये तो एक पूरा वृत्त है, हमको अर्धवृत्त बनाना है। तो नीचे से हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं। ये हो जाएगा आपका आधा गो वृत्त, मतलब अर्धवृत्त आधा वृत्त। तो आधा वृत्त ये इसकी जो परिधि होगी ये आधा हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा एक त्रिज्या, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्रिज्या, और दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा व्यास जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब हमको देखिए अर्धवृत्त में क्या पढ़ना है। तो अर्धवृत्त का जो होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम आधा निकालेंगे तो आधा क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। ये आ गया आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। इसको हम 2। अब हमको निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा। अब देखिए अर्धवृत्त का जो परिमाप, पूरा वृत्त का जो ये वाला पार्ट होता है यही ना इसकी परिधि या परिमाप कहलाता है। लेकिन अर्धवृत्त में क्या है, अर्धवृत्त में है ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और ये वाला त्रिज्या और ये वाला त्रिज्या, अर्थात ये पूरा व्यास। तो इसको और ये व्यास को दोनों को जोड़ देंगे तो आपस में क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है तो इसकी लंबाई हम कैसे निकालेंगे। तो ये परिधि का आधा ना है, परिधि का क्या है, आधा है। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। इसमें हम 2 से अगर भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 2 पाई आर में 2 से अगर भाग दे देंगे तो पाई आर जो निकला, ये पाई आर क्या हो गया, इसकी लंबाई होगी। पाई आर क्या हो गया, इसका लंबाई हो गया। और उसमें फिर हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जोड़ेंगे तो क्या जोड़ देंगे, डी। क्या जोड़ देंगे, डी। तो इससे इसको काट दिए तो क्या आ गया, पाई आर प्लस डी। या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई आर प्लस डी जो होती है, क्या होता है, d बराबर 2r होता है। तो इसको हम 2r भी लिख सकते हैं। या फिर इस 2r को, d को r प्लस r भी लिख सकते हैं। d को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस r, तो फिर भी 2r आ जाएगा। तो अब इसमें हम r और r कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे पाई प्लस यहाँ पे क्या बच गया, 2। तो अर्थात अर्धवृत्त का जो परिमाप हो गया क्या आ गया, r इंटू पाई प्लस 2। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या आ गया, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अब हम मिटा लेते हैं। अर्धवृत्त में इतना ही पढ़ना है। अब देखिए अब हम पढ़ लेते हैं चाप। अगला क्या है, चाप। चाप
एक वृत्त है, ये क्या है, एक वृत्त है, ये इसकी केंद्र है। केंद्र से एक त्रिज्या हम यहाँ खींच लेते हैं ये वाला, और एक त्रिज्या इस तरह से खींच लेते हैं ये वाला। तो ये दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगा, इसलिए R और ये भी R। केंद्र को O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। अब चाप इसमें क्या होती है, चाप क्या होता है, तो देखिए यहाँ से A से लेकर के B तक की लंबाई ये वाला, यही इसकी क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। A से लेकर के B तक, A से लेकर के B तक की लंबाई ये वाला जो है A से B तक की लंबाई, इसी को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चाप कितने तरह के होते हैं। चाप होते हैं दो तरह के, एक होते हैं लघु चाप और एक होता है दीर्घ चाप। तो लघु का मतलब छोटा चाप और दीर्घ मतलब बड़ा चाप। तो A से B तक ये, अब अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये वाला चाप ले और यहाँ से यहाँ तक ये वाला चाप ले, तो दोनों में बड़ा कौन होगा, इसको P मान लेते हैं। तो ये वाला APB चाप को हम इस तरह से लिखेंगे, APB इस तरह से लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि APB एक क्या है, चाप है। तो APB और AB इस तरह से लिख देंगे। तो APB में और AB में कौन बड़ा है, तो APB बड़ा है। तो APB जो बड़ा है तो इसको बोलेंगे दीर्घ चाप, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। और ये जो छोटा है AB, इसको बोलेंगे कौन सा चाप, लघु चाप। और देखिए एक त्रिज्या ये वाला और एक त्रिज्या ये खींचे हैं, तो इसके बीच में जो कोण बना है उसको मान लेते हैं हम थीटा बना है। क्या बना है, थीटा बना है। तो लघु चाप और दीर्घ चाप समझ में आ गया है। अब देखिए, अब अगर एग्जाम क्वेश्चन में, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ चाप की चर्चा करेगा, बोलेगा चाप की लंबाई निकाले, तो समझ जाइएगा कि हमको पूछ रहा है लघु चाप। किसको पूछ रहा है, लघु चाप के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखिए लघु चाप की लंबाई क्या होगी। अच्छा एक चीज समझ लेते हैं, इधर इसको मिटा लेते हैं। एक वृत्त है, ये वृत्त का क्या कहलाता है, परिधि। ये क्या कहलाता है, परिधि। वृत्त का ये वाला पूरा क्या कहलाता है, परिधि। ये जो लंबाई है इसको क्या कहते हैं, वृत्त की परिधि। उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाएगा। और वृत्त का परिधि का ना ही ये वाला पार्ट है, A से B की लंबाई, ये पूरा वृत्त का परिधि है। उसी परिधि में से हम A से B की लंबाई को काट लिए हैं, तो इसी को बोलते हैं लघु चाप। अब इसी लंबाई को निकालना है, A से B की लंबाई को निकालना है। तो हम वृत्त का परिधि कहते हैं 2 पाई r होता है। तो ये 2 पाई r आया कैसे, रियल में इसका जो वृत्त का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई r थीटा बट्टा 360। 2 पाई r थीटा बट्टा कितना होता है, 360 होता है। वृत्त का जो परिधि होता है 2 पाई r, ये 2 पाई r आया कहाँ से, तो वृत्त का जो परिधि होता है वो वास्तव में होता है 2 पाई r थीटा बट्टा 360 होता है। अब देखिए हम, तो वृत्त का हमको परिधि निकालना है। तो परिधि देखिए ये वाला पार्ट कहलाएगा, ये एक पूरा सर्किल बना रहा है, गोलाकार बना रहा है। आपको पता है कि एक बिंदु या एक सर्किल या गोला कितना डिग्री के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो थीटा कोण बन रहा है उसको हम मान लेते, उसका मान कितना हो जाएगा, 360। तो 2 पाई r और कोण का मान कितना हो जाएगा, 360 और बट्टा में 360 से 360 को काट दिया तो 2 पाई r आ गया। यही आप लोग याद रखते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है कितना होता है, 2 पाई r होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, 2 पाई r थीटा बट्टा 360 होता है। अच्छा एक भी चीज़ समझिए, इसको हमको पूरा निकाले तो कोण का मान 360 आ गया, लेकिन इसी में से हम इस तरह से काट करके अगर इतना लंबाई निकाल रहे हैं, इसी में देख ले, इसको
इस तरह से कर कर के ये वाला लंबाई निकाल रहे हैं, तो ये इसमें जो कोण बना है वो थीटा बना है, इसमें जो कोण बना है कितना बना है, थीटा बना है। लेकिन अगर पूरा लंबाई हम जब निकाल रहे थे तो उसमें कोण कितना बन रहा था, 360, तो कोण के जगह पर हम 360 रख दिए। लेकिन यहाँ पे जो कोण बन रहा है थीटा बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पूरा 2πr थीटा और बट्टा कितना 360। अब देखिए ये जो लंबाई निकालेंगे ए बी, तो उसमें कोण थीटा बन रहा है, तो कोण की जगह पर थीटा रख दिए। अब हम इसको काट लेंगे, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 180। अब देखिए लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई क्या आ गया, लघु चाप की लंबाई आ गया पाई आर थीटा बट्टा 180, पाई आर थीटा बट्टा 180। यही फार्मूला आपको याद रखना है। लघु चाप की लंबाई क्या आ गया, पाई आर थीटा बट्टा 180, पाई आर थीटा बट्टा 180। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लघु चाप, अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी, दीर्घ चाप। अब समझिए, यहाँ से अगर एक सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पर ये कोण आपका थीटा है। अगर देखिए एक बिंदु है, ये बिंदु आपका 360 को अगर दो तरह से डिवाइड, इस तरह से डिवाइड कर दे तो नीचे वाला पार्ट 180, ऊपर वाला भी 180, और इसको इस तरह से कर देंगे तो 90 बनेगा। उसी तरह से एक बिंदु है, उसको हम इस तरह से काट दिए तो ये वाला कोण बन गया थीटा, और एक बिंदु 360 होता है, तो बाकी ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो इतना। तो बाकी ये जो कोण होगा ये कितना हो जाएगा, तो देखिए नीचे वाला जो है सो इतना कोण है थीटा, तो ये पूरा एक बिंदु 360, तो 360 में से थीटा को घटा लेंगे तो ये वाला कोण कितना आ गया, 360 माइनस थीटा आ गया। तो दीर्घ चाप की लंबाई क्या होगी, तो दीर्घ चाप की, लघु चाप की होती है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोण था वो थीटा था, लेकिन अब जो कोण बन रहा है तो ये वाला कोण जो बनेगा, ये वाला कितना डिग्री का बनेगा, ये 360 माइनस थीटा डिग्री का बनेगा। तो कोण कितना देंगे, पाई आर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा और बट्टा 180। ये आपका दीर्घ चाप की लंबाई निकालने का तरीका है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पाई आर 360 माइनस थीटा बट्टा 180। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए, अब एक चीज और समझ लीजिए, एक वृत्त बना लिए, ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है, ये O केंद्र है, ये R है, ये R है, इसको A मान लेते हैं, इसको B। अब इससे इसको मिला देंगे इस तरह से, तो ये जो त्रिभुज बना है इसका कोण कितना है, थीटा। ये जो त्रिभुज बना है OAB, ये वाला, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोगों को भी पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 तरीका से निकालते हैं। पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, बराबर कितना 1/2 गुने, मतलब इसको हिंदी में लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई, ऊंचाई या शीर्षलंब। एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अगर त्रिभुज है उसमें कोई दो भुजा और एक कोण पता है, कोई दो भुजा और एक कोण पता है, तब जाकर के उसका क्षेत्रफल होता है 1/2। एक भुजा को A मान लेते हैं, गुने दूसरी भुजा को B मान लेते हैं, 1/2 और गुने A गुने B और गुने साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 A गुने B
गुने साइन थीटा कब होता है? जब त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण पता होता है। और एक 9th में आप पढ़े होंगे एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, हीरोन का सूत्र, उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो अभी जो है सो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज में दो भुजा और एक कोण पता है। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, एक भुजा मतलब ये वाला भुजा, इसका मान कितना? r, और दूसरी भुजा का ओबी का मान कितना? r, और गुने साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा। तो r से r को गुना करेंगे तो r² और इंटू साइन थीटा बट्टा 2, ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो अगर इस तरह से त्रिभुज रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? r² साइन थीटा बट्टा 2, r² साइन थीटा बट्टा 2। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब अगला टॉपिक है तिर्यखंड। तिर्यखंड, अगला टॉपिक क्या है? तिर्यखंड। तिर्यखंड समझिए, एक सर्किल बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। प्रैक्टिस इस तरह से, ये इसका केंद्र है और केंद्र से एक त्रिज्या इस तरह से खींच देते हैं, वो केंद्र है, और एक त्रिज्या इस तरह से खींच देते हैं, ये भी त्रिज्या। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये जो हो जाएगा आपका कोण थीटा। इस तरह से कोण क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें तिर्यखंड क्या है? तिर्यखंड क्या है? तो देखिए, ये वाला जो रेड कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट निकला है ना, यही इसका तिर्यखंड है। ये क्या है? तिर्यखंड। तो तिर्यखंड दो प्रकार के होते हैं। तिर्यखंड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है लघु तिर्यखंड, लघु तिर्यखंड, और एक होता है दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड। एक होता है लघु तिर्यखंड, एक होता है दीर्घ तिर्यखंड। तो लघु मतलब छोटा वाला, इस तरह से इसको अगर हम अलग कर लेंगे तो ये पार्ट को अलग कर लेंगे तो ये वाला बनेगा। तो यही वाला पूरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? यही पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? लघु तिर्यखंड। क्या कहलाता है? लघु तिर्यखंड। तो ये हो गया आपका लघु तिर्यखंड, लघु तिर्यखंड। और ये ऊपर वाला जो भाग बच गया है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये वाला क्या कहलाता है? दीर्घ तिर्यखंड। इसको कहते हैं हम दीर्घ तिर्यखंड। ये वाला हो गया आपका दीर्घ तिर्यखंड, दीर्घ तिर्यखंड। अब समझिए, तो लघु तिर्यखंड और दीर्घ तिर्यखंड समझ में आ गया कि इस फिगर में लघु तिर्यखंड किसको कहते हैं? छोटा वाला तिर्यखंड जो है उसको कहते हैं लघु तिर्यखंड, और बड़ा वाला को क्या कहते हैं? दीर्घ तिर्यखंड। अगर क्वेश्चन में सिर्फ तिर्यखंड का चर्चा करें तो समझ लीजिएगा कि लघु तिर्यखंड के बारे में पूछ रहा है। तो अब हम देखिए एक चीज, अब लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अब एक चीज समझिए, ये क्या है? वृत्त है, वृत्त, और यह इसका केंद्र। तो ये जो पूरा वृत्त है, वो पूरा अंदर का जो क्षेत्र होगा वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर क्यों होगा? पाई आर स्क्वायर ही क्यों होता है? तो अब समझिए, वास्तव में वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 होता है। अब समझिए ये जो वृत्त बनाए हैं एक गोल सर्किल में बना है, तो आप लोगों को पता है कि सर्किल का जो होता है कोण कितना डिग्री का? एक बिंदु कितना डिग्री का? 360। तो ये जो बना है एक गोलाकार बना है, तो गोलाकार बना है तो ये कितना डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का। तो इसमें जो कोण का जो मान होगा वो पाई आर स्क्वायर और गुने 360 डिग्री होगा कोण, और बट्टा में 360 डिग्री। 360 डिग्री काट दिए तो क्या बच गया? पाई आर स्क्वायर। आप लोग यही याद रखते हैं कि त्रिभुज का वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो कैसे आया पाई आर स्क्वायर, वो समझ में आ गया। तो अब देखिए इसी में से अगर हम इतना पार्ट को काट करके ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल अगर निकाले, इसका कोण अगर थीटा है तो यही वाला पार्ट क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे तो एक सर्किल बना था तो उसका कोण था 360, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट ये वाला वृत्त का जो एक पार्ट बना है त्रिज्यखंड, यहाँ पर ये वाला, तो ये त्रिज्यखंड है, लेकिन यहाँ पे तो कोण कितना दिया है? थीटा दिया है। तब जाकर के इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर, और कोण कितना बन रहा है? तो थीटा, तो थीटा और बट्टा 360। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना गया है? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 आ गया। पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 आ गया। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसी तरह अगर हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अब देखिए एक बिंदु है ये वाला केंद्र, ये 360 डिग्री के, उसमें से ये वाला कोण आपका थीटा हो गया, तो बाकी जो ये कोण बचा है इधर का, तो एक बिंदु 360, तो इतना थीटा है, तो बाकी कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा। 360 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। पीछे भी हम बता चुके हैं। तो अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। कोण कितना बन रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड में? दीर्घ त्रिज्यखंड में कोण बन रहा है 360 माइनस थीटा। इसको इस तरह से कोष्ठ में लिख देंगे, और बट्टा में कितना है? 360 डिग्री। ये हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा, तो इसको आप समझ लीजिए। और इसी से हम क्या निकालते हैं? लघु त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंक थोड़ा डाल लेते हैं। आप लोग भी घर पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना समझ में आएगा, उतना सीखिएगा। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए त्रिज्यखंड की त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालते हैं? त्रिज्यखंड का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो हम पीछे बता चुके हैं। अगर ये वाला पार्ट अगर आपका त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड या दीर्घ त्रिज्यखंड किसी का भी निकालेंगे, तो पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि क्या होता है परिमाप त्रिज्यखंड का। तो ये वाला त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या है। तो किसी भी चीज़ का परिमाप निकालते हैं तो उसके चारों तरफ का लंबाई को निकालते हैं। तो चारों तरफ का लंबाई, तो इसमें जो है सो त्रिज्यखंड ये वाला पार्ट बना है, तो इसके चारों ओर का लंबाई क्या हो जाएगा? एक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या हो जाएगी, एक यहाँ से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या हो जाएगी, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? चाप
की लंबाई हो जाएगी। तो दोनों त्रिज्या को चाप की लंबाई के साथ अगर जोड़ देंगे तो इस त्रिज्यखंड का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का परिमाप। तो क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई ये वाला, तो चाप की लंबाई और प्लस आर प्लस आर, मतलब ये दोनों त्रिज्या। अब देखिए चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री और प्लस इस दोनों आर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r। इस तरह से हम त्रिज्यखंड का परिमाप निकाल सकते हैं। अब समझिए कि अब लघु त्रिज्यखंड बोले तो यहाँ लघु त्रिज्यखंड का परिमाप लिख सकते हैं और लघु चाप की लंबाई निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे तो चाप की जो लंबाई होगा कौन सी चाप की होगी, तो दीर्घ चाप की लंबाई होगी और दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे। तो लघु पूछे तो लघु चाप की लंबाई निकाल करके उसमें दोनों त्रिज्या को जोड़ देंगे। अगर दीर्घ चाप त्रिज्यखंड के परिमाप पूछे तो दीर्घ चाप की लंबाई निकाल करके दोनों त्रिज्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें त्रिज्यखंड का परिमाप निकल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको मिटा लेते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। अब अगला टॉपिक है वृत्तखंड। अगला क्या है, वृत्तखंड। खंड एक सर्किल यहाँ बना लिए हैं। ये R, ये भी R, इससे इसको मिला दिए, ये A B, ये O, और एक यहाँ बना लेते, ये वाला एक जीवा हम इस तरह से खींच लेते हैं AB। अब समझिए वृत्तखंड क्या होती है। वृत्तखंड, वृत्त का जो खंड होता है, वृत्त पूरा वृत्त होता है, उसका जो खंड होता है, तो इसमें दो खंड बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो वृत्तखंड जो होती है दो प्रकार की होती है। वृत्तखंड कितने प्रकार के होते हैं, वृत्त दो प्रकार के। एक होता है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, और एक होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड होता है, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड क्या होता है, तो इसमें देखिए ये नीचे वाला जो छोटा वाला वृत्त का जो छोटा पार्ट है, छोटा खंड है, ये वाला, इसी को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। और ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला आपका कौन सा बन गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला पार्ट। तो इसको बोलते हैं कौन सा वृत्तखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। तो उसी तरह से हम इसमें भी देख लेते हैं, इस वाले फिगर में। तो ये वाला पार्ट जो बन गया है, कौन सा खंड बन गया है, लघु वृत्तखंड बन गया। यही लघु वृत्तखंड कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये ऊपर वाला पार्ट बन गया, इससे जो ऊपर वाला पार्ट ये पूरा, इसको अगर हम मिटा ले ये वाला, तो इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से बनेगा। तो इसी को क्या कहते हैं हम, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्त, दीर्घ। इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे तो समझ गए होंगे आप लोग, यहीं पे समझ लीजिए। ये लाइन है AB, एक जीवा है, AB से नीचे वाला छोटा पार्ट है, इसको लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला है, इसको क्या कहते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। तो अगर हम इसको इस तरह से मिटा दे, ये R और R को मिटा दे, तो ऊपर वाला जो पार्ट बन जाएगा वो हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला जो बन गया है उसको क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। अब हमको इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लघु वृत्तखंड का निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो समझिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब एक चीज समझ लीजिए, अब एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, यहां से एक त्रिज्या इधर खींच लिए, एक त्रिज्या इधर खींच लिए, तो इस तरह से फिगर बनेगा।
एक त्रिज्या इधर इधर। तो ये जो पार्ट बना है ये फिगर, इसको क्या कहते हैं, तिर्यखंड कहते हैं। यहाँ से ये वाला भाग क्या कहलाएगा, इस वृत्त का तिर्यखंड कहलाएगा। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेंगे, AOB त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये तिर्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा रेड कलर वाला। तो इसी का लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तिर्यखंड का क्षेत्रफल, तिर्यखंड क्या हो जाएगा, AOB का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, घटाएंगे किसका, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब देखिए, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360। अभी हम जस्ट पीछे पढ़े हैं। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी हम बताए थे कि अगर एक कोण पता हो, जिस त्रिभुज में एक कोण और दो भुजा पता हो, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालते हैं 1/2 पहली भुजा गुने दूसरी भुजा। तो यहाँ पे पहला भुजा r और दूसरा भुजा भी r है, तो पहला भुजा r और दूसरा भुजा r, और गुने क्या करते हैं, साइन थीटा। क्या लगाते हैं, साइन थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 और माइनस r को r से गुना करेंगे r स्क्वायर को साइन से गुना करेंगे तो साइन r स्क्वायर साइन थीटा, एक को उतना ही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा, सबको गुना कर लेंगे और नीचे में है 2 तो 2। अब देखिए ऊपर में कॉमन क्या आ रहा है, r स्क्वायर और r स्क्वायर आ रहा है। तो r स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया आपका पाई और थीटा ऊपर में, तो पाई थीटा लिख दिए, नीचे में बच गया 360 तो 360, माइनस तो माइनस, और यहाँ r स्क्वायर बाहर कर लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन थीटा। तो साइन थीटा और बट्टा में कितना, 2। ये आपका फार्मूला आ गया लघु वृत्तखंड का। अगर आपसे सीधा वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो समझ लीजिएगा कि किसका पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का पूछ रहा है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस साइन थीटा बट्टा 2, r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 माइनस साइन थीटा बट्टा 2 आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। अब देखिए, अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि अगर इस पार्ट का कोण है थीटा, तो इस पार्ट का कोण कितना हो जाएगा, तो एक बिंदु होता है 360 में ये वाला पार्ट है थीटा, तो 360 में से थीटा को घटा लेंगे तो 360 माइनस थीटा कोण बच जाएगा ये वाला। तो दीर्घ तिर्यखंड का, तो इसका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो r स्क्वायर इंटू पाई थीटा का मान, अब बताइए दीर्घ वृत्तखंड यहाँ से ऊपर वाला, तो इसमें कोण कितना है, तो 360 माइनस थीटा और बट्टा 360 और माइनस साइन थीटा का मान, कोण का मान कितना, तो 360 माइनस थीटा और बट्टा 2। ये आपका फार्मूला निकल गया। थोड़ा इधर आ गया, इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इंटू पाई 360 माइनस थीटा बट्टा 360 माइनस साइन 360 माइनस थीटा बट्टा 2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम इस पे कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, उसके बाद क्लास 10th के क्षेत्रमिति के चैप्टर 12.2 को देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।